आज की क्लास में हम इसके सिलेबस को देखने के साथ साथ एक चैप्टर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं होमवर्क के तौर पर दूंगा और आपको वो एग्जाम में सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी एक्सपर्ट बैच और इस बैच में जो सबसे पहला हमारा टारगेट है वो क्या है, रीट के सीडीपी में जो 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। तो यही हमारा टारगेट है। सबसे पहला क्या है, रीट। तो रीट की सीडीपी में 30 में से 30 नंबर आपके आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे वहां पर 30 और टोटल नंबर आएंगे आपके 30। ये जो आपका रीट है वो 2025 का है और उसकी सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। किस बैच में? सीडीपी एक्सपर्ट बैच में। आप सबको बताया था मैंने इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें कि ये जो हमारा सीडीपी एक्सपर्ट बैच है इसमें DSSB, KVS, सी टेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब में आपकी जो भी सीडीपी आएगी उसका हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट हमारा जो हमारे सामने है वो है अभी रीट। तो रीट की सीडीपी में जो भी बच्चा इस बैच में आएगा सीडीपी एक्सपर्ट बैच में, उसके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं सीडीपी के। तो रीट से रिलेटेड जो भी एग्जाम क्या क्या है, जैसे कि एच टेट, रीट, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, एमपी टेट, इन सब में सीडीपी फैक्ट वाइज पूछी जाती है। केबीएस में इतने क्वेश्चन नहीं फैक्ट वाइज पूछे जाते हैं, जबकि आते हैं कुछ लेकिन सारे नहीं आते। जैसे 60 क्वेश्चन की अगर आपकी सीडीपी आती है तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके फैक्ट वाले आते हैं। तो उसमें भी ये हेल्प करेगी। DSSB में भी हेल्प करेगी। DSSB में तो 100 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, तो 100 में से आपके 5-10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी इसका रीट का लेवल उस लेवल का नहीं है जो DSSB का है, इसलिए DSSB में यहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यूजफुल ये उसके लिए भी रहेगा क्योंकि सारे ही एग्जाम सीडीपी के कहीं ना कहीं हमें जो सीडीपी हम पढ़ते हैं वो हेल्प करेगी। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है रीट। तो रीट का किस किस से मैच करता है? बिल्कुल सेम टू सेम यूपी टेट से मैच करता है, यूपी सुपर टेट से मैच करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। चाहे आप ये पढ़ लीजिए चाहे आप वो पढ़ लीजिए, आपका जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीडीपी का अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो। दूसरा एच टेट, और सी टेट में फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते इतने, इसलिए सी टेट का नाम यहाँ पर हम नहीं ले सकते, लेकिन हेल्प उसमें भी करेगा। तो ये जो 3 एग्जाम है, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, एच टेट, तो इनमें आपका जो रीट का सिलेबस है सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन सारे एग्जाम में, क्योंकि रीट में आते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन, जबकि सी टेट में क्या होती है, पेडागोजी ज़्यादा होती है। अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो रीट है, इस रीट के एग्जाम के लिए उन्होंने साफ साफ एक नोटिस जारी किया है, अखबार में भी आया है कि जो इसके सिलेबस में दिया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये अलग से बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं कि सिलेबस में से तो कुछ नहीं आता, एग्जाम पूरा पढ़ना होता है इधर उधर से। इसलिए रीट वालों ने क्लियर कर दिया है सबसे पहले यही बोलकर कि जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो उनके सिलेबस में जो दिया है वहीं से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस। और जैसे सीटेट के सारे सब्जेक्ट होते हैं उसी तरह ये राजस्थान में जो रीट होने वाला है उसके सारे सब्जेक्ट हैं। तो आपको सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं इनका सीधे सीधे जो सीडीपी का सिलेबस है वो आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ये है लेवल 1 का कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस। तो आपको मैं हेडिंग बताते जाऊंगा, आप उससे देखते रहिए, ठीक है। बाल विकास के अंदर है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कोष्ठक में विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध। अगला दिया है नेक्स्ट, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। अगली हेडिंग दी है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके अंदर दिया है अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो भी आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के अंदर संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। फिर अगला दिया है बुद्धि। बुद्धि के अंदर संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। तो आगे क्या दिया है इसके आगे, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलावान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे।
अगला दिया है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर इसके बाद अधिगम की अर्थ संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो ये पूरा लर्निंग का टॉपिक दिया है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। इसके बाद जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। और इसके बाद एनईपी 2020 उसमें दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी कि ईसीसीई। अगला दिया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि एफएलएन। उसके बाद दिया है स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र। अगला शिक्षक। उससे अगला समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। उससे अगला स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। तो ये आपकी पूरी सीडीपी है। और लास्ट में एक लाइन देख रहे होगे आप, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, ये अलग से जोड़ दी गई है। इसमें आपको राजस्थान की जितनी भी सरकार ने शैक्षिक योजना चालू की हैं उसको आपको पता होना चाहिए, करंट में वर्तमान में अभी क्या क्या चल रही हैं, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस कितना है और लास्ट में एक लाइन दी है, यानी कि वहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो उसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि हमें वो चीज़ पहले पढ़नी चाहिए जो हमें अच्छे से आती है, जिससे कि वो अगर एग्जाम में आए तो हम उसको आसानी से कर पाएँ। यहाँ पर आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब आपका एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम की डेट 27 फरवरी आप सबको पता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे और उसके प्रवर्तक देखेंगे। तो पहला बुद्धि का सिद्धांत दिया है एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बिने। उसके बाद टर्मेन और स्टर्न, इन्होंने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत पर कार्य किया था। लेकिन इसमें अगर एक ही ऑप्शन आपको तीनों एक साथ मिल जाए तो आपको क्या लगाना है? बिने। फिर अगर बिने ना हो तो टर्मेन, और टर्मेन ना हो तो स्टर्न। ठीक है, इसी सीरीज में लगाना है आपको कि अगर आपको बिने, टर्मेन, स्टर्न तीनों दिख गए तब आप लगाएंगे बिने, और अगर टर्मेन और स्टर्न दिखे तो आप लगाएंगे टर्मेन, और अकेला स्टर्न हुआ तो स्टर्न। तो आपको ये ध्यान रखना है एक कारक सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो तीन तीन है। इसके बाद जो अगला है द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। अगला दिया है त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांतों के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? स्पीयरमैन। इसके बाद जो अगला है वो है त्रितत्व सिद्धांत। तो आपको ये अंतर ध्यान में रखना है कि त्रिकारक और त्रितत्व इनमें अंतर है। तो त्रिकारक होगा तो स्पीयरमैन, और त्रितत्व का सिद्धांत है तो किसने दिया? रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। ठीक है, तो आपको ये एक एक छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको रटने हैं और डेली इनका रिवीजन करना है। इनमें से अभी कुछ और बच्चे हैं 4-5, तो इनमें से आपके 1 या 2 जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप देख लेना उस दिन एग्जाम वाले दिन। अगला दिया है बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक। इसके बाद अगला बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला दिया है 6 या 7 कारक सिद्धांत। तो ये बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थर्स्टन। ठीक है, अगला दिया है बुद्धि की संरचना सिद्धांत। जो बुद्धि की संरचना सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड भी बोलते हैं और गिलफर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? आर.बी. केटल। अगला दिया है जीएस कारक सिद्धांत। तो जीएस कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं बता देता हूं गोला करके। जीएस कारक काफी इंपॉर्टेंट है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद द्विकारक और त्रिकारक यही पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको याद सारी कर लेनी है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब देखते हैं अगला 11वां, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक जो बुद्धि का सिद्धांत है उसके प्रवर्तक हैं जी थॉमसन। अगला दिया है 12वां, क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट बर्नन। अगला दिया है पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये किसने दिया था? फिलिप बर्नन ने। इसके बाद दिया है बुद्धि का पास मॉडल, जेपी दास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि का पास मॉडल। अगला बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुतत्व हो तो थॉर्नडाइक है और बहुआयामी है तो हार्वर्ड गार्डनर। तो आपको जो जो जैसे जैसे लिखाए हैं वैसे के वैसे याद करने हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने काफ़ी बुक्स से और ऑनलाइन हर जगह चेक करने के बाद आपको ये फैक्ट दिए हैं मैंने, क्योंकि एक भी अगर आपका गलत हुआ इनमें से तो आपका सीधे सीधे 1 नंबर चला जाएगा। तो आपको ये याद कर लेने हैं अच्छे, जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे। तो ये 15 मैंने जो बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक बताए हैं ये आपको याद करके आने हैं। और आगे यहीं से अभी हमने ये बेसिक पढ़ाई की है कि बस हमको बुद्धि के सिद्धांत और उनके नाम पता पड़ गया और उनके प्रवर्तक पता पड़ गए, तो ये हुआ बेसिक। अब यहाँ से हम जाएंगे एक्सपर्ट तक। अब बुद्धि के सिद्धांत पर जो भी इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात होगी उसको जानेंगे अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वो वीडियो मिलेगी जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो अगर आपको कम समय में बिल्कुल सही जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।